हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीरोमा। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है। सीरोमा आफ्टर गायनेकोमेस्टिक सर्जरी कितनी परसेंटेज ऑफ केसेस में डेवलप हो सकता है, उससे उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है, कैसे आपको उसको पहचानना है और कब उसका ट्रीटमेंट करना है। सीरोमा आफ्टर गायनेकोमेस्टिक सर्जरी, सीरोमा एंड बेसिकली उसके अलग अलग तीन चीजों से लोग कंफ्यूज करते हैं। सीरोमा है, स्वेलिंग है, स्कार टिश्यू है और हिमेटोमा। इसमें हम इस वीडियो में क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे सीरोमा क्यों होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए और किस किस कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए और कब आपको अपने सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि सीरोमा के लिए। पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि जो सीरोमा का प्रॉब्लम है ये सभी को नहीं होता है। स्वेलिंग हो सकता है क्योंकि कोई भी सर्जरी करेंगे तो वहां पे इट इज ए ट्रॉमेटिक इंजरी टू द बॉडी पार्ट, जैसे चेस्ट में करते हैं हम गायनेकोमेस्टिया में, वहां पे स्वेलिंग होती है। एंड बेसिकली सीरोमा हर पेशेंट को नहीं होता है। काफी लोग जब भी इसका मेंशन होता है सीरोमा हिमेटोमा तो वो डर जाते हैं कि उनको लगता है कि हर केस के अंदर जो है ये फ्लूइड कलेक्शन होगा एंड जो है उनको लगता है कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर सर्जन के पास जाना पड़ेगा, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पहले ये चीज मैं बता देता हूं कि ये सब इंडिविजुअल्स में नहीं होता है, ये रेयरली है। एंड सेकंड, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है अगर ये हो भी गया तो। पहले तो ये बहुत रेयर है और अगर हो भी जाता है तो इसको हम बहुत इजीली ट्रीट करते हैं। इस वीडियो में हम वन बाय वन एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ड सीरोमा बेसिकली दो चीजों से बना है, सीरस एंड ओमा। ओमा जहां पर भी मेडिकली कहीं किसी भी टर्म के आगे लास्ट में आता है तो बेसिकली एंड में आता है, उसका मतलब है स्वेलिंग। सीरोमा मतलब सीरस यानी क्लियर फ्लूइड, ओमा मीन्स स्वेलिंग। सीरोमा डिफाइन इसको डेफिनेशन ये होता है, इट इज ए स्टेराइल मीन्स अनइंफेक्टेड, इसमें कोई इंफेक्शन नहीं होता। इट इज क्लियर सीरस फ्लूइड अंडर द स्किन। Accumulation of uninfected and clear fluid under the skin is known as seroma. Serous light fluid under the skin. Swelling का जो है अंडर द स्किन हो जाती है, अनइंफेक्टेड है, कोई इंफेक्शन नहीं है, क्लियर है यानी कि इट इज नॉर्मल सीरस फ्लूइड। उसको बेसिकली हम सीरोमा बोलते हैं। सीरोमा क्यों होता है बेसिकली? सीरोमा सर्जरी इज बेसिकली जैसे मैंने बताया ट्रॉमेटिक इंजरी है। यहाँ पे क्या चीज डैमेज होती है? दो चीजें डैमेज होती है, ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स आर डिसरप्टेड और डैमेज बेसिकली एट द ऑपरेटेड साइट, एंड बेसिकली रिमूवल ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू क्रिएट्स, वहां पे एक डेड स्पेस क्रिएट हो जाता है। जहां पर भी डेड स्पेस क्रिएट होता है, कैविटी क्रिएट होती है, उससे पहले बेसिकली जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो डैमेज होते हैं। जब वो ब्लड वेसल्स में कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं? जो बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। वो डैमेज होने के बाद एक रिएक्टिव फ्लूइड सिक्रेट करती है। इट इज ए साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये लिम्फेटिक वेसल से और ब्लड वेसल से जो क्लियर फ्लूइड रिलीज होता है, वो जाके जो डेड स्पेस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ फैट एंड ग्लैंड, वहां पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और बेसिकली अंडर द स्किन वो वहां पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। ये रीजन है, ऐसे जो है ये सीरोमा बनता है। देखिए ये जो है स्किन है बेसिकली, एंड इसके नीचे ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। बेसिकली जो हमारी स्किन होती है ये अपर लेयर है, बेसिकली यहाँ पे हमने कट दिया है, उसके नीचे ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम सीरोमा बोलते हैं। सीरोमा कब बनता है गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के बाद? अगर वो जैसे मैंने पहले बताया कि रेयरली होता है, सब लोग ये मत समझिए कि हर एक को सीरोमा बन जाएगा। यूजुअली ये मिनिमम 7 to 10 डेज के बाद ही बनता है। एंड बेसिकली
स्वेलिंग और सीरोमा और स्कार टिश्यू, तो इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे स्कार टिश्यू होता है वो बेसिकली प्रॉपर हीलिंग होने के बाद बनता है, सो वो बेसिकली मे बी 3 वीक्स और 4 वीक्स लगेंगे तभी स्कार टिश्यू बनेगा। एंड बेसिकली स्कार जब बनता है तो बेसिकली वहां पे आपको हार्ड लंप जैसा पड़ेगा, तो एक फर्म हार्ड लंप रहेगा जहां पर इंसिजन साइड पे, सो वो स्कार टिश्यू है। स्वेलिंग क्या है? बेसिकली वो इनिशियली कहीं पर भी जब हम सर्जरी करते हैं तो वो स्वोलन रहता है, वो डिफ्यूज रहता है, वहां पे कोई बल्ज जैसा नहीं होगा, सिर्फ वो स्वोलन होगा जैसे आपको कहीं पर भी चोट लग जाती है। अब रही बात सीरोमा की, सीरोमा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे जो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो इजीली आइडेंटिफाइड है, वहां पर आपको एक बल्ज होगा, सॉफ्ट होगा, आपको फ्लूइड लाइक जैसे ऐसा लगेगा कि यहां पर आप जब भी मूव कर रहे हैं या जैसे कि सो रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं फिर लेट रहे हैं, कोई भी जहां पे भी आपका पोस्चर चेंज होगा वहां पर आपको वो फ्लूइड लाइक मूवमेंट फील होगा इनसाइड द चेस्ट। सो आपको लगेगा कि पानी जैसा भरा हुआ है जो मूव कर रहा है। सो ये सॉफ्ट रहेगा और बेसिकली जहां पर भी रहेगा वहां पे ये सोलन रहेगा, एक बल्ज जैसा क्रिएट करेगा। सो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सीरोमा में। अगर बेसिकली सीरोमा अगर इन्फेक्टेड होता है तो आपको रेडनेस रहेगा, फीवर रहेगा, पेन रहेगा और बेसिकली जो स्किन है वो रेड रहेगी। सो इन केस जो है सीरोमा इन्फेक्टेड रहता है, अगर उसके अंदर पस कलेक्शन होती है तो ये इन्फ्लेमेशन के एडिशनल साइंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूजुअली ये स्टेराइल रहता है तो उन सब में नहीं आता है। इन केस अगर फीवर है, आपको पेन है और रेडनेस है तो वो इन्फेक्टेड के चांसेस हो सकते हैं। एंड बेसिकली अदरवाइज जो ये सिम्टम्स मैंने बताए वो रहते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे सीरोमा के फॉर्मेशन को हम कम करें, इसके रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको बेसिकली इनिशियली क्या होता है जब भी सर्जरी होती है, अगर जो कम ग्रेड की होती है सो वो मूवमेंट बहुत फास्ट करने लगते हैं। सो हैंड मूवमेंट ऊपर नीचे ड्राइव करने लगेंगे और हैवी वर्क करने लगेंगे। कुछ लोग एक्सरसाइज हैवी वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। दो मूवमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिकली हैंड का मूवमेंट जो है वो इनिशियली ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली उसको हीलिंग के लिए टाइम देना है। सो जितनी बार आप इसको एक्सटेंड करेंगे सो यहाँ पे डिसरप्शन होगा और बेसिकली जो है सीरोमा जो है वो बेसिकली प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी और सीरोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, तो इसके लिए आपको जो जो रेस्ट्रिक्शन करनी है, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे वैसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो उसका रिस्क और कम हो जाएगा। सेकंड, इसके लिए आपको कंप्रेशन, गुड क्वालिटी कंप्रेशन गारमेंट पहन के रखिए और इनिशियली 1 मंथ तक जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको पहन के रखना है। सो ये 2 चीज फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क जो है सीरोमा का बनने का और कम हो जाएगा बेसिकली। एंड बेसिकली ये किन केस में ज्यादा बन सकता है? जब भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू निकाले, लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज गायनेकोमेस्टी होता है जहां पे हमने साइड में भी फैट निकाला है, ग्लैंड काफी बड़ा था, बिकॉज वहां पे जितना बड़ा स्पेस होगा, जितना बड़ा डेड कैविटी होगा, वहां पर उतना ही चांसेस रहेगा फ्लूइड कलेक्शन का, सीरोमा बनने का। सो इन केसेस में पर्टिकुलरली जहां पर भी जो है लार्ज ह्यूज गायनेकोमेस्टिया है, सो वहां पे आप प्रॉपर केयर करेंगे, कंप्रेशन गारमेंट पहन के रखेंगे, एक्टिविटीज जो है रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे इनिशियली और उसको हीलिंग का प्रॉपर टाइम देंगे तो सीरोमा होने के रिस्क जो है और भी कम हो जाएगा। सो सीरोमा, क्या सीरोमा खुद से चला जाता है? डू सीरोमा गो इन देयर ऑन? Yes, it can. Most of the times it does not require any treatment. So इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। Only if it is increasing in size, only if it is persisting, fluid collection जो कम नहीं हो रहा है, size increase हो रहा है और बेसिकली कोई सिम्टम्स कर रहा है, जैसे कि पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, पेन है
या फिर कोई भी रेडनेस है या फीवर है, उन केसेस में ही हमें इसको ट्रीट करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीरोमा बन भी जाता है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। सो हर सीरोमा को ट्रीट करने की जरूरत नहीं रहती है। सीरोमा में ट्रीटमेंट कब की जाती है, कौन से डेज पे हमें और किस कंडीशन में सीरोमा में हमें ट्रीटमेंट करनी होती है और क्या ट्रीटमेंट करनी होती है। यूजुअली जो है इनिशियली एंटायर चेस्ट रीजन इज सोलन होती है, नॉर्मल स्वेलिंग रहती है एंड इनिशियली फ्लूइड एक्युमुलेशन का पता भी नहीं चलता है। उस टाइम पे यूजुअली यू कैन से 10 to 14 डेज हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक, प्रेशर गार्मेंट और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस करनी है और नॉर्मल मसाज करना है। अगर उसके बाद कहीं पर भी किसी भी साइड में फ्लूइड कलेक्शन रहता है, जैसे मोस्टली जब भी हम इंटरवीन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, आफ्टर 2 to 3 वीक्स ही करते हैं। आफ्टर 2 वीक्स मोस्ट कॉमनली करते हैं। उस कंडीशन में जब सीरोमा बड़ा हो रहा है, जब सीरोमा का जो है उसके अंदर अमाउंट ऑफ फ्लूइड बढ़ रहा है या आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है और स्वेलिंग जो है अब 2 वीक्स के बाद जैसे कम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और बढ़ रही है, उस कंडीशन में हम उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर लार्ज सीरोमा। स्मॉल सीरोमास तो ऑलरेडी अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर 2 वीक्स वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। अगर ये सिम्टम्स हैं, लार्ज है, परसिस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है बेसिकली और 2 वीक्स के बाद भी बढ़ रहा है, तो ही हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। इसमें ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, कोई इसके अंदर रीसर्जरी की जरूरत नहीं है एंड इसका सिंपल ट्रीटमेंट है एस्पिरेशन विद ए नीडल। वाइट बोर नीडल लेंगे और बेसिकली हम उसको सिरिंज एंड नीडल से जहां पर भी हमें फ्लूइड और स्वेलिंग फील हो रहा है, जहां पर एक बल्ज क्रिएट हो रहा है, वहां पे नीडल से फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे एंड उसके बाद जो है हम कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। मे बी 1 week to 10 days आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एंड थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंप्रेशन। थोड़ा सा और कंप्रेशन देना पड़ता है ताकि जो डेड स्पेस है वो कम हो जाए। कंप्रेशन, एंटीबायोटिक एंड एस्पिरेशन, ये ही 3 ट्रीटमेंट है। एस्पिरेशन कब कब करना पड़ेगा? इनिशियली करते हैं, देन विल वेट, देखते हैं उसका प्रोग्रेस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेशन के बाद जो है सेकेंड टाइम जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने ऑलरेडी एंटीबायोटिक और कंप्रेशन फिर दोबारा से अच्छे से दिया है और आपकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट किया है। इनकेस जो है हमें दोबारा से एस्पिरेट करना पड़ता है तो हम एटलीस्ट 3 डेज का वेट करते हैं एंड 3 डेज के बाद दोबारा से हम एस्पिरेट करेंगे, दोबारा से देखेंगे, ऑलमोस्ट जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद मोस्टली 2 टाइम्स एस्पिरेशन के बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रिकॉशंस और नॉर्मल पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एंड रेयरली जो होता है सीरोमा, अगर फ्लूइड कलेक्शन रहता है कभी कभी वो जो है ड्रेन आउट हो जाता है थ्रू द इंसिजन साइड। वो अगर खुद से निकल जाता है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा होता है। कई बार जो है पेशेंट्स बोलते हैं कि फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ है, दैट इज ए गुड साइन कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड था वो निकल गया है। अगर वो खुद हो जाता है तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम नीडल से एस्पिरेट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा है तो कभी कभी हम जो है वुंड को, इंसिजन को थोड़ा सा ओपन करते हैं माइनर सा और उसके थ्रू जो है फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं। इसके अलावा इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है और इट इज ए ट्रीटेबल कंडीशन। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। विद टाइम जो है बेसिकली ये अपने आप सेटल हो जाता है और इसमें जब ये सिर्फ एस्पिरेशन और एंटीबायोटिक 2 ही ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। जिसकी भी गायनेकोमेस्टिक सर्जरी हो जाती है सीरोमा है, आप इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स है उससे कंसल्ट करिए, उसके टच में रहिए और बेसिकली फॉलोअप के लिए आते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।